हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल शिवा ज्ञान पाठशाला में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री के यूनिट 4 का यूनिट का नाम है रिकैपिटुलेशन ऑफ बेसिस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि 2026 में आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, और ये जितने भी क्वेश्चन है एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, माँ विंध्यवासिनी यूनिवर्सिटी मिर्जापुर और अदर यूनिवर्सिटी सभी यूनिवर्सिटी के लिए। ठीक है, तो माँ विंध्यवासिनी यूनिवर्सिटी मिर्जापुर और उससे एफिलिएटेड जितने भी कॉलेज हैं, तो उन सभी स्टूडेंट का एग्जाम 9 फरवरी 2026 को लगा हुआ है। तो सभी स्टूडेंट्स का मांग था कि वीडियो लाया जाए। इससे पहले मैंने यूनिट 3 तक का वीडियो अपलोड कर दिया है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से यूनिट 1 से देखना शुरू करेंगे, और टोटल इसी प्रकार से एग्जाम से पहले यूनिट 8 तक आपको कराया जाएगा। आप यदि टोटल वीडियो देख लेते हैं तो आपका एग्जाम बिल्कुल अच्छा होगा। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल शिवा ज्ञान पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, ताकि किसी भी प्रकार का वीडियो अपलोड होने पे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें। और वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे वो क्वेश्चन PYQ यानी कि रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, हर वर्ष किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कह रहा है विच हाइब्रिडाइजेशन इज प्रेजेंट इन कार्बन एटम ऑफ मीथेन। मीथेन में कार्बन परमाणु का संकरण कौन सा होता है? संकरण जो लोग थ्योरी का क्लास पढ़े होंगे उनको क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और जो लोग नहीं भी पढ़े हैं, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, तो वीडियो यूनिट 1 से देखना शुरू करेंगे। ऐसा नहीं कि यूनिट 4 देखने लगेंगे तुरंत, यूनिट 1 से शुरू करेंगे और यूनिट 8 तक 2 से 3 बार वीडियो देख लेंगे तो आपका एग्जाम में अच्छा स्कोर हो सकेगा। ऑप्शन दिया है SP3, SP2, SP या DSP2। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन इसमें फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, SP3 यानी कि मीथेन। मीथेन में कार्बन के पास 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने? 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वो 4 हाइड्रोजन के साथ 4 सिग्मा बॉन्ड बनाता है। कितने सिग्मा बॉन्ड बनाता है? 4 सिग्मा बॉन्ड बनाता है। जब 1s तथा 3p ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनती है। इसकी जियोमेट्री टेट्राहेड्रल होती है, और बॉन्ड एंगल जो होता है 109.5 डिग्री होता है। कितना होता है इसका बॉन्ड एंगल? 109 × 5 डिग्री होता है। और इसका जो जियोमेट्री होता है वो कैसा होता है? टेट्राहेड्रल होता है। कैसा होता है? टेट्राहेड्रल होता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है बॉन्ड लेंथ डिपेंड्स मेनली ऑन विच फैक्टर, यानी कि बंध लंबाई मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? बॉन्ड ऑर्डर पे, टेम्परेचर पे, प्रेशर पे या सॉल्वेंट पे? तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। बॉन्ड ऑर्डर पे। किस पे निर्भर करती है? बॉन्ड ऑर्डर पे। ठीक है, यानी कि बॉन्ड लेंथ मेनली बॉन्ड ऑर्डर पर डिपेंड करती है। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है एटम्स के बीच कितने बॉन्ड्स हैं, जैसे सिंगल, डबल, ट्रिपल। जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा एटम उतने पास आते हैं और बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 इंक्रीज इन बॉन्ड ऑर्डर कॉजेज बॉन्ड लेंथ टू। बंध क्रम बढ़ने पर बंध लंबाई क्या होती है? इंक्रीजेज, डिक्रीजेज, रिमेन सेम या बिकम 0? तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, डिक्रीज। ठीक है, यानी कि घटती है। जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एटम्स के बीच ज़्यादा होती है। अट्रैक्शन बढ़ने से एटम्स पास आ जाते हैं, इसलिए बॉन्ड लेंथ जो होता है डिक्रीज हो जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 विच बॉन्ड हैज मैक्सिमम बॉन्ड एनर्जी। किस बंध की बंध ऊर्जा सर्वाधिक होती है? सिंगल बॉन्ड की, डबल बॉन्ड की, ट्रिपल बॉन्ड की या हाइड्रोजन बॉन्ड की?
तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ट्रिपल बॉन्ड की, किसकी? ट्रिपल बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है, मैक्सिमम होती है। यानी कि ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। ज़्यादा बॉन्ड्स का मतलब ज़्यादा स्ट्रेंथ, ज़्यादा बॉन्ड का मतलब क्या होगा? ज़्यादा स्ट्रेंथ। इसी वजह से ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी मैक्सिमम होती है। क्वेश्चन नंबर 5, डीलोकलाइज्ड बॉन्डिंग इज एक्सप्लेन्ड बाई। विस्थापित डीलोकलाइज्ड बंधन को किससे समझाया जाता है? रिजोनेंस से, इंडक्शन से, हाइपर कंजुगेशन से, या इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट से। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन, इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ये बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, रिजोनेंस से। आप लोग थ्योरी का क्लास पढ़े होंगे, वहाँ पे अच्छे से आप लोगों ने समझा होगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जा रहा है और जल्दी जल्दी कराया जा रहा है। तो आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे आप लोग, क्योंकि थ्योरी पढ़ने का आप टाइम नहीं रह गया है। अब आपको रिवीजन करना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ठीक है। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं PYQ और BIMP क्वेश्चन है, ठीक है, जो हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे हवाबाजी नहीं कराया जा रहा है दोस्तों, इसलिए आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, ठीक है। और आपके मन में यदि किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको वहाँ पे रिप्लाई अवश्य मिलेगा। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल शिवा ज्ञान पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, वांडरवाल्स फोर्सेस आर। वांडरवाल्स बल होते हैं स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, कोवैलेंट फोर्सेस, या आयनिक फोर्सेस। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन, इसमें हो जाएगा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। वांडरवाल्स फोर्स जो है वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, ठीक है। वांडरवाल्स फोर्स मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाले बहुत कमजोर फोर्स होते हैं, एक कोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड जैसे स्ट्रॉन्ग नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 7, डाइपोल मोमेंट इज मेजर ऑफ। यानी कि डाइपोल आघूर्ण किसका माप है? पोलैरिटी का, एसिडिटी का, बेसिसिटी का, या मॉलिक्यूलर वेट का। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पोलैरिटी। डाइपोल मोमेंट का जो है पोलैरिटी का मेजर है, ठीक है। यानी कि डाइपोल मोमेंट मॉलिक्यूल की पोलैरिटी का मेजर होता है। जितना ज़्यादा चार्ज सेपरेशन उतना ज़्यादा डाइपोल मोमेंट, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट इज। डाइपोल आघूर्ण की इकाई है। क्वेश्चन ए भी क्वेश्चन बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। DY, कूलाम, जूल, या वोल्ट। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। डाइपोल मोमेंट की स्टैंडर्ड यूनिट जो होता है डेबी होता है। क्या होता है? डेबी। और इसे डी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं? डी से, ठीक है। केमिस्ट्री में मोस्टली डेबी का यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 9, विच मॉलिक्यूल है जीरो डाइपोल मोमेंट। किस अणु का डाइपोल आघूर्ण शून्य होता है? NH3 का, H2O का, CO2 का, या SO2 का। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, CO2 का। CO2 एक लीनियर और सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। दोनों C यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड्स के डाइपोल मोमेंट्स इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, इसलिए नेट डाइपोल मोमेंट 0 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, हाइपर कंजुगेशन इज आल्सो नोन एज। हाइपर कंजुगेशन को किस नाम से जाना जाता है? नो बॉन्ड रिजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट, यील्ड इफेक्ट। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन, इसमें फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नो बॉन्ड रिजोनेंस। यानी कि हाइपर कंजुगेशन में कार्बन और हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व होता है, लेकिन डायग्राम में बॉन्ड दिखाया नहीं जाता, इसलिए इसे बॉन्ड रिजोनेंस भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इंडक्टिव इफेक्ट इज ट्रांसमिटेड थ्रू। प्रेरक प्रभाव किसके माध्यम से संचरित होता है? सिग्मा बॉन्ड से, पाई बॉन्ड से, हाइड्रोजन बॉन्ड से, या आयनिक बॉन्ड से। तो दोस्तों इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट सिग्मा बॉन्ड्स के थ्रू ट्रांसमिट होता है। ये परमानेंट इफेक्ट होता है, लेकिन डिस्टेंस बढ़ने पर कम हो जाता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, प्लस आई इफेक्ट ग्रुप्स आर। प्लस आई प्रभाव वाले समूह होते हैं।
इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग या न्यूट्रल या रेडिकल। तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, यानी कि प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, जैसे एल्किल ग्रुप्स। कौन? एल्किल ग्रुप्स, जैसे CH3 और C2H5, इसको क्या बोलते हैं? एल्किल ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करते हैं? बढ़ाने का काम करते हैं दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, माइनस आई इफेक्ट ग्रुप्स आर, माइनस आई प्रभाव वाले समूह होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग या मेटेलिक या इनर्ट। तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग, यानी कि माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेते हैं, जैसे NO2Cl और एक होता है Cn, ठीक है, ETC। क्वेश्चन नंबर 14, रिजोनेंस अकर्स ड्यू टू, अनुनाद किस कारण होता है? डी लोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण, एटॉमिक साइज के कारण, टेम्परेचर के कारण या प्रेशर के कारण। तो रिजोनेंस जो होता है वो किसके कारण होता है दोस्तों? वो होता है डी लोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉनों के विस्थापन के कारण जो है रिजोनेंस होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? रिजोनेंस तब होता है जब इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड तक लिमिटेड नहीं बल्कि पूरे मॉलिक्यूल में डीलोकेलाइज हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच इफेक्ट ऑपरेट्स ओनली इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, कौन सा प्रभाव केवल आक्रमणकारी अभिकर्मक की उपस्थिति में कार्य करता है? इंडक्टिव, रिजोनेंस, इलेक्ट्रोमेरिक या हाइपर कंजुगेशन। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रोमेरिक, यानी कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट सिर्फ तब होता है जब कोई अटैकिंग रिएजेंट प्रेजेंट हो या रिएजेंट हटने पर इफेक्ट खत्म हो जाता है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है दोस्तों, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज ए, यानी कि इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव होता है परमानेंट इफेक्ट, टेम्पोररी इफेक्ट, वीक इफेक्ट या मैग्नेटिक इफेक्ट। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, टेम्पोररी इफेक्ट, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट परमानेंट नहीं होते, ये सिर्फ रिएक्शन के टाइम होते हैं, इसलिए इसे टेम्पोररी इफेक्ट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, इंक्लूजन कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू, यानी कि समावेशन यौगिक किस कारण बनते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, वांडरवाल फोर्सेस के कारण, आयनिक बॉन्डिंग के कारण या कोवैलेंट बॉन्डिंग के कारण। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, वांडरवाल फोर्सेस के कारण, यानी कि इंक्लूजन कंपाउंड्स वीक वांडरवाल फोर्स की वजह से बनते हैं, ना कि स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड से। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, कह रहा है क्लेथरेट्स आर एग्जाम्पल ऑफ, क्लेथरेट किसके उदाहरण है? इंक्लूजन कंपाउंड्स के, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, आयनिक कंपाउंड्स के या कोवैलेंट कंपाउंड्स के। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, आयनिक इसमें ए बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, इंक्लूजन कंपाउंड्स, ठीक है। यानी कि क्लेथरेट्स वो कंपाउंड होते हैं जिसमें क्या होस्ट मॉलिक्यूल गेस्ट मॉलिक्यूल को केज के अंदर ट्रैप कर लेता है, ये इंक्लूजन कंपाउंड का एग्जाम्पल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्सेस इन्वॉल्व, यानी कि चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स में शामिल होता है, क्या शामिल होता है दोस्तों? पार्शियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, प्रोटॉन ट्रांसफर, न्यूट्रॉन ट्रांसफर या एटम ट्रांसफर। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, पार्शियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, यानी कि चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स में डोनर से एक्सेप्टर तक पार्शियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20, एग्जाम्पल ऑफ चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स इज, यानी कि चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स का उदाहरण है बेंजीन से आयोडीन या NaCl H2O या NH3।
तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बेंजीन आयोडीन। यानी कि बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच होता है और आयोडीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, इसलिए बेंजीन आयोडीन एक चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों सेम टू सेम यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 8 तक का वीडियो आप ध्यान से देख करके जाएंगे तो आपका क्वेश्चन पेपर इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा दोस्तों। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल शिवा ज्ञान पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी इंफॉर्मेटेड वीडियो आपसे मिस ना हो। जैसे ही कोई भी वीडियो अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। और वीडियो यदि थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो लाइक जरूर करें, क्योंकि वीडियो देख लेते हैं और नंबर भी अच्छे ले आते हैं, लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते। पता नहीं भैया क्या होता है, लोगों को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया जा रहा है लोगों से, पता नहीं क्या मन में विचार चल रहा है। ठीक है, बॉटनी का मैंने क्वेश्चन कराया था तो 90% क्वेश्चन सेम टू सेम देखने को मिले थे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग बिलीव करके हमारे चैनल पे बिलीव करके आप वीडियो को पूरा देख करके जाएंगे। आपको जितना एक्स्ट्रा पढ़ना है पढ़िए, लेकिन एक बार जरूरी से भी देख के जाइएगा, क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चन यहीं से आना है आपका। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, यदि आपके मन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, विच हाइब्रिडाइजेशन गिव्स लीनियर जियोमेट्री? कौन सा संकर्ण रेखीय ज्यामिति देता है? sp, sp2, sp3, dsp2। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, sp। यानी कि sp हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं जो 180 डिग्री एंगल पर होते हैं, इसलिए जियोमेट्री जो होता है लीनियर होती है। कैसा होता है? लीनियर होती है। क्वेश्चन नंबर 22, बॉन्ड एंगल ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन इज अप्रोक्सीमेटली। sp3 संकरण का बंध कोण लगभग होता है 180 डिग्री, 120 डिग्री, 109.5 डिग्री या 90 डिग्री। तो दोस्तों इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, 109.5 डिग्री। यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन का बॉन्ड एंगल अप्रॉक्स 109.5 डिग्री होता है, जैसे मीथेन में हुआ था। ठीक है, मैंने बताया था, वो भी क्वेश्चन पीछे है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, लोकेलाइड बॉन्ड्स मीन्स, यानी कि स्थानीय बंध का अर्थ है। क्या अर्थ है? इलेक्ट्रॉन कन्फाइंड बिटवीन टू एटम्स, इलेक्ट्रॉन स्प्रेड ओवर मॉलिक्यूल, फ्री इलेक्ट्रॉन या नो बॉन्ड। तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन कन्फाइंड बिटवीन टू एटम्स। ठीक है, यानी कि लोकेलाइड बॉन्ड का मतलब इलेक्ट्रॉन सिर्फ दो एटम के बीच होते हैं, पूरे मॉलिक्यूल में नहीं फैलते। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24, स्ट्रॉन्गेस्ट वांडर वाल्स फोर्सेस इज। सबसे मजबूत वांडर वाल बल है लंडन फोर्स, डाइपोल डाइपोल, हाइड्रोजन बॉन्ड या इंड्यूस्ड डाइपोल। तो दोस्तों इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स होता है वांडर वाल फोर्स में, जैसे H2O में। ठीक है, H2O में मजबूत यानी कि स्ट्रॉन्ग वांडर वाल फोर्स देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 25, डाइपोल मूवमेंट डिपेंड्स ऑन, यानी कि डाइपोल आघूर्ण निर्भर करता है किस पे? चार्ज एंड डिस्टेंस पे, टेम्परेचर ओनली पे, प्रेशर ओनली पे या मॉलिक्यूलर मास पे। तो इसमें जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, चार्ज एंड डिस्टेंस पे। ठीक है, यानी कि डाइपोल मूवमेंट इक्वल टू चार्ज इनटू डिस्टेंस। क्या होता है दोस्तों? डाइपोल मूवमेंट, ठीक है, इक्वल टू क्या होता है? चार्ज इनटू डिस्टेंस। आप लोग याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, इसलिए चार्ज सेपरेशन और बॉन्ड लेंथ दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, हाइपर कंजुगेशन स्टेबलाइज, यानी कि हाइपर कंजुगेशन किसे स्थिर करता है? कार्बोकटायंस को, कार्बोएनायंस को, फ्री रेडिकल को या ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। यानी कि हाइपर कंजुगेशन कार्बोकटायन, फ्री रेडिकल और कुछ केसों में कार्बन एनायन को स्टेबलाइज करता है। क्वेश्चन नंबर 27, मोर हाइपर कंजुगेशन मीन्स, यानी कि अधिक हाइपर कंजुगेशन का अर्थ है
मोर स्टेबिलिटी, लेस स्टेबिलिटी, नो चेंज या डीकम्पोजिशन। तो दोस्तों इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मोर स्टेबिलिटी, यानी कि जितना ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन और उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 28, माइनस आई इफेक्ट इंक्रीजेज, माइनस आई प्रभाव बढ़ता है एसिडिटी में, बेसिसिटी में या नेचुरलिटी में या स्टेबिलिटी में। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, एसिडिटी में, यानी कि माइनस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन्स विड्रा करता है जिससे H+ जो है इजीली रिलीज होता है, इसलिए एसिडिटी जो होता है इंक्रीज होती है। क्वेश्चन नंबर 29, प्लस आई इफेक्ट इंक्रीजेज, प्लस आई प्रभाव बढ़ाता है, क्या बढ़ाता है, बेसिसिटी, एसिडिटी, पोलैरिटी या नॉन। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, बेसिसिटी, यानी कि I+ इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है जिससे लोन पेयर अवेलेबिलिटी बढ़ती है और बेसिसिटी बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, रिजोनेंस एनर्जी रिप्रेजेंट्स, यानी कि अनुनाद ऊर्जा दर्शाती है स्टेबिलिटी ड्यू टू रिजोनेंस, हीट ऑफ रिएक्शन, बॉन्ड एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। तो दोस्तों इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, स्टेबिलिटी ड्यू टू रिजोनेंस, यानी कि रिजोनेंस एनर्जी वो स्टेबिलिटी होती है जो रिजोनेंस की वजह से मॉलिक्यूल को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 31, विच इफेक्ट एक्सप्लेन्स एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लीयता किस प्रभाव से समझाई जाती है, इंडक्टिव, रिजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, इलेक्ट्रोमेरिक। तो दोस्तों इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, रिजोनेंस, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड का कंजुगेट बेस रिजोनेंस से स्टेबलाइज होता है, इसलिए वो एसिडिक होता है। क्वेश्चन नंबर 32, वांडरवाल फोर्सेस आर सिग्निफिकेंट इन, यानी कि वांडरवाल बल महत्वपूर्ण होते हैं गैसेस में, सॉलिड में, लिक्विड में, ऑल स्टेट्स में। तो दोस्तों इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा, वांडरवाल फोर्सेस गैसेस, लिक्विड्स और सॉलिड्स तीनों स्टेट्स में प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, क्लेथरेट कंपाउंड ट्रैप, यानी कि क्लेथरेट यौगिक फंसाते हैं, क्या फंसाते हैं, गेस्ट मॉलिक्यूल्स को, आयंस को, प्रोटॉन्स को या इलेक्ट्रॉन्स को। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गेस्ट मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, यानी कि क्लेथरेट कंपाउंड गेस्ट मॉलिक्यूल्स को अपने केज स्ट्रक्चर में ट्रैप कर लेते हैं, यानी कि लपेट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, परमानेंट डाइपोल एग्जिस्ट इन, अस्थाई डाइपोल पाया जाता है किसमें, पोलर मॉलिक्यूल में, नॉन पोलर मॉलिक्यूल में, नोबल गैस में या मेटल्स में। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा, पोलर मॉलिक्यूल्स में। परमानेंट डाइपोल सिर्फ पोलर मॉलिक्यूल्स में होता है, नॉन पोलर में ये नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 35, विच इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट, कौन सा प्रभाव दूरी पर निर्भर करता है, इंडक्टिव, रिजोनेंस, इलेक्ट्रोमेरिक या नॉन। तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, इंडक्टिव, यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट सिग्मा बॉन्ड के थ्रू डिस्टेंस के साथ कम हो जाता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36, रिजोनेंस स्ट्रक्चर आर, अनुनाद संरचनाएं होती है हाइपोथेटिकल, रियल, अनस्टेबल या आइसोलेटेड। तो दोस्तों इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हाइपोथेटिकल, यानी कि रिजोनेंस स्ट्रक्चर सिर्फ इमेजिनरी होते हैं, रियल मॉलिक्यूल उनका हाइब्रिड होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, रियल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, वास्तविक संरचना को कहा जाता है, रिजोनेंस, हाइब्रिड, कोनोनिकल फॉर्म या लीस स्ट्रक्चर या आयनिक फॉर्म। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, रिजोनेंस हाइब्रिड, यानी कि एक्चुअल मॉलिक्यूल को रिजोनेंस हाइब्रिड कहा जाता है, ना कि कोई एक कोलोनिकल फॉर्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, हाइपर कंजुगेशन इन्वॉल्व्स, यानी कि हाइपर कंजुगेशन में शामिल होता है, क्या शामिल होता है, सिग्मा पाई इंट्रैक्शन, पाई पाई इंट्रैक्शन, सिग्मा सिग्मा इंट्रैक्शन या आयनिक इंट्रैक्शन। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों,
यानी कि हाइपर कंजुगेशन में सिग्मा बॉन्ड का इंटरेक्शन पाई सिस्टम या इम्पटी पी ऑर्बिटल से ही होता है। क्वेश्चन नंबर 39, मैक्सिमम डाइपोल मूवमेंट एमॉन्ग दीज इज, यानी कि इनमें से सर्वाधिक डाइपोल आघूर्ण किसका है, HF का, HCl का, HBr का, HI का। तो इसमें जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, HF का, यानी कि HF का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए डाइपोल मोमेंट मैक्सिमम होता है। क्वेश्चन नंबर 40, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव में गति होती है पाई इलेक्ट्रॉन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स। तो किसका होता है आप लोग बताइए। तो इसमें होता है पाई इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स में सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन नहीं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है दोस्तों, बॉन्ड एनर्जी इज मैक्सिमम फॉर, बॉन्ड ऊर्जा सर्वाधिक होती है किसमें, एन में, ओ में, ओ सी में, एच में। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड सबसे स्ट्रांग बॉन्ड में से एक है, इसलिए बॉन्ड एनर्जी मैक्सिमम होती है। क्वेश्चन नंबर 42, पोलर बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू डिफरेंस इन, यानी ध्रुवीय बंध बनता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एटॉमिक साइज, एटॉमिक मास या बैलेंसी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन अनइक्वल शेयर होते हैं और पोलर बॉन्ड बनाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, वांडर वाल्स फोर्सेस डिक्रीज विथ, यानी कि वांडर वाल्स बल घटते हैं इंक्रीजेज इन डिस्टेंस में, या इंक्रीजेज इन मास के कारण, या इंक्रीजेज इन पोलैरिटी, या डिक्रीज इन साइज। तो दोस्तों इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, इंक्रीज इन डिस्टेंस, यानी कि जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स के बीच डिस्टेंस बढ़ता है वांडर वाल्स फोर्सेस वीक होते जाता है। समझ में आ रहा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, हाइपर कंजुगेशन डज नॉट अकर्स इन, यानी कि हाइपर कंजुगेशन नहीं होता है मीथेन में, प्रोपीन में, टोल्यूइन में या आइसोब्यूटेन में। तो हाइपर कंजुगेशन किस में नहीं होता है, तो दोस्तों मीथेन में नहीं होता है। मीथेन में ना पाई बॉन्ड होता है और ना ही एडजेसेंट सिस्टम, इसलिए हाइपर कंजुगेशन होता ही नहीं है दोस्तों इसमें। क्वेश्चन नंबर 45, स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप इज, मजबूत माइनस आई समूह है NO2 में, CH3 में, OH में या NH2 में। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, माइनस NO2 सबसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसलिए स्ट्रॉन्ग आई इफेक्ट दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 46, रिजोनेंस इंक्रीजेज, अनुनाद बढ़ाता है, क्या बढ़ाता है दोस्तों, स्टेबिलिटी बढ़ाता है, रिएक्टिविटी बढ़ाता है, एसिडिटी ओनली या मॉस। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, स्टेबिलिटी, यानी कि रिजोनेंस जो होता है, अनुनाद जो होता है इलेक्ट्रॉन को डीलोकलाइज करके मॉलिक्यूल को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देता है। क्वेश्चन नंबर 47, इंक्लूजन कंपाउंड्स आर जनरली, समावेशन यौगिक सामान्यता होते हैं नॉन स्टोइचियोमेट्रिक या स्टोइचियोमेट्रिक या आयनिक या कोवैलेंट। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि इंक्लूजन कंपाउंड में होस्ट और गेस्ट रेशियो फिक्स होता है, इसलिए नॉन स्टोइकियोमेट्रिक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, डाइपोल मोमेंट ऑफ सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स इज, सममित अणुओं का डाइपोल आघूर्ण होता है 0, हाई, नेगेटिव या वेरिएबल। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 0 होता है, ठीक है। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड डाइपोल्स कैंसिल हो जाते हैं, इसलिए डाइपोल मोमेंट 0 हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, विच इफेक्ट एक्सप्लेन्स ओरिएंटेशन इन बेंजीन, बेंजीन में दिशा निर्धारण किस प्रभाव से होता है, इंडक्टिव से, रिजोनेंस से, इलेक्ट्रोमेरिक से या हाइपर कंजुगेशन से। तो दोस्तों इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, रिजोनेंस से, यानी कि बेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की डायरेक्शन
रिजोनेंस इफेक्ट से एक्सप्लेन होती है। क्वेश्चन नंबर 50 और आपका इस यूनिट का अंतिम क्वेश्चन है। तो कह रहा है यूनिट 4 मेनली डील्स विथ, यूनिट 4 मुख्यतः संबंधित है, किससे संबंधित है? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से, एनालिटिकल केमिस्ट्री से, फिजिकल केमिस्ट्री से, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स से। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। यूनिट 4 जो है मेनली इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, बॉन्डिंग कंसेप्ट, रिजोनेंस, इंडक्टिव, हाइपर कंजुगेशन पर बेस होता है दोस्तों। तो दोस्तों आपका ये यूनिट 4 का टोटल 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा। तो दोस्तों यदि आपको अगला वीडियो चाहिए, जैसे यूनिट 5 का वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि नेक्स्ट पार्ट प्रोवाइड कराइए, तब भी आपको वीडियो जल्द प्रोवाइड कराया जाएगा दोस्तों। क्योंकि तभी तो हमको पता चलेगा कि आप सभी इस वीडियो को देखने में इंटरेस्ट रखते हैं या आपके लिए इंटरेस्टेड वीडियो या आपके हेल्प के लिए वीडियो है। तो आप लोग कमेंट में बताएंगे तभी अगला इसका पार्ट आएगा। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल शिवा ज्ञान पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी तुरंत जा करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि कोई भी इंफॉर्मेटेड वीडियो आपसे मिस ना हो और कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू।